जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग के लिए आज मैं यूपी स्पेशल की प्रैक्टिस सेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होगा और इस प्रैक्टिस सेट में भी हमने 30 प्रश्नों को शामिल किया है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको भी डिस्कस करूंगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। और ये जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है, ये आपकी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब। क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास है हमारी सेकंड। ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसमें आपको निरंतर रूप से PDF प्रोवाइड की जाती है। चलिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकृत किया है? क्या बुलंद दरवाजे से लिया गया है? क्या रूमी दरवाजा होगा? क्या लखी दरवाजा होगा या दिल्ली गेट होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूमी दरवाजा इसका राइट आंसर। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया? तो नवाब आसफाउद्दौला ने 1784 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो नवाब आसफाउद्दौला के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए हैं, एक साइड में दिए गए हैं अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्रफल। लखीमपुर खीरी की बात की गई है, अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल। क्या ये आंसर होना चाहिए हमारा? सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। क्या संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? इसमें से आपको गलत चुनना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर जो है वो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत नहीं आता है। जो सीतापुर है ना, वो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, बात करें संत रविदास नगर की, तो यहाँ पर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल भी है और न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल भी संत रविदास नगर का है। संत रविदास नगर के बारे में जान लीजिए, इसको हम भदोई के नाम से जानते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में पाई जाती है? तो ऐसे कौन से 2 मंडल हैं जिनमें लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं? क्या आगरा अलीगढ़ होगा, मेरठ मुरादाबाद होगा, बस्ती गोरखपुर होगा या झांसी चित्रकूट होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? आगरा और अलीगढ़। आगरा और अलीगढ़ के अंदर हमारी किस तरीके की मृदा पाई जाती है? लवण प्रभावित मृदा यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे तो वो भी आप जिले याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो ऐसे जनपद जहाँ पर लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं मुख्यतः, तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं? मैनपुरी है, ठीक है, कानपुर है, उसके बाद आपका उन्नाव है, एटा है, इटावा है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज आदि जिलों में हमारे लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो आप सभी को पता है चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। क्या पीलीभीत में है, चंदौली में है, उन्नाव में है या महाराजगंज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जनपद चंदौली में। जनपद चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उपस्थित है। बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 78 वर्ग किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 78 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थापना कभी कभी पूछी जाती है। जनपद पूछा जाएगा किस जनपद में है और कितने वर्ग में फैला हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो क्या पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है या उत्तरी क्षेत्र है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा
बाढ़ प्रभावित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी क्षेत्र सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बारे में जान लेते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र है ये किस तरीके का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये क्षेत्र जो है वो समतल है, बिल्कुल सपाट है और मॉइस्चर है ये यहाँ पर बना रहता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2016 में, 17 में, 18 में या 19 में? तो किस वर्ष इस आयोग का गठन किया गया? तो कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था 2017 में इसका गठन किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था तो ये था कि 2022 तक जो कृषक हमारे उत्तर प्रदेश के, तो उन सभी की आय जो है वो दोगुनी करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। बात करें इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इस आयोग के अध्यक्ष थे योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? क्या गेहूं होगा, चावल होगा, तिलहन होगा या कपास होगा? मतलब आपको ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं उगाई जाती है। तो गेहूं की खेती होती है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी ज़्यादा होती है, चावल की भी खेती अच्छे से होती है, तिलहन की भी खेती अच्छे से होती है, लेकिन कपास की खेती उत्तर प्रदेश में नहीं हो। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती ना होकर के ये कहाँ इसकी खेती होती है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में और गुजरात में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा कपास के लिए काली मिट्टी की बहुत ज़रूरत होती है, काली मिट्टी में ही इसकी जो है खेती की जाती है। यूपी में काली मिट्टी को केरल मिट्टी के नाम से जाना जाता है और कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। कहाँ की जाती है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में की जाती है और गुजरात में इसकी खेती की जाती है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। रामपुर में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, गोरखपुर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामपुर में। प्रदेश की पहली डिजिटल नक्षत्रशाला कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। कहाँ पर स्थित है? रामपुर में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सही है और एक आपको गलत दिया गया है, तो आपको वही चुनना है कि कौन सा गलत है। इस साइड में जिले लिखे हुए हैं, इस साइड में उद्योग लिखा हुआ है कि किस जिले में कौन सा उद्योग फेमस है। तो मुरादाबाद के लिए पीतल नगरी, ये सही होगा हमारा आंसर। कि क्या मुरादाबाद को पीतल का काम के लिए जाना जाता है? तो बिल्कुल ठीक है, मुरादाबाद में पीतल का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ में कालीन, तो ये हमारा क्या सही होगा? अगला है बरेली के लिए फर्नीचर, सहारनपुर के लिए कागज। कौन सा आंसर हमारा गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ कालीन। जो प्रतापगढ़ है इसको आंवले के लिए जाना जाता है, ठीक है। प्रतापगढ़ में आंवले की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से प्रतापगढ़ आंवला हो जाएगा। और कालीन की बात की जाए तो ये भदोही के लिए, याद रखिएगा कालीन जो है वो भदोही में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, ठीक है। बात करें बरेली की तो फर्नीचर के लिए जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। मुरादाबाद में पीतल का काम बहुत ज़्यादा होता है। सहारनपुर में कागज़ के साथ में नींबू की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है सहारनपुर में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बरेली में फर्नीचर के साथ साथ सुरमा नगरी के लिए भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन है सिंगरौली, नरोरा, ऑप्शन है अलीगढ़ में। तो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरोरा में। परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? नरोरा में। बात करें नरोरा की तो ये नरोरा कहाँ पर, किस जनपद में पड़ता है? बुलंदशहर जनपद में ये नरोरा जो है पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो किस शहर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? क्या कानपुर में हुआ, वाराणसी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था या इलाहाबाद में हुआ था? तो ये आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में, ठीक है।
कांग्रेस का ये चौथा अधिवेशन था और उत्तर प्रदेश में ये पहला था। ये कब किया गया था? तो ये 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में इसको जो है संपन्न किया गया था। और इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? तो मतलब ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है। बाकी 3 कथक कलाकार हैं, एक नहीं है, वो आपको क्या बिरजू महाराज हैं, क्या किशन महाराज है, क्या लच्छू महाराज हैं, या सितारा देवी है? तो आपको आंसर देना है कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे किशन महाराज। किशन महाराज जो हैं वो एक कथक कलाकार नहीं है, वो एक बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, ये बनारस के रहने वाले थे। बिरजू महाराज हो गए, सितारा देवी हो गए, लच्छू महाराज हो गए, शंभू महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, कालका महाराज हो गए, गोपी कृष्ण चौबे हो गए। ये सभी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख कथक कलाकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने। दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मेले दिए गए और सूची 2 में जनपद दिए गए। चलिए इसके आंसर को चेक करते हैं। क्या देवी पाटन मेला आगरा में लगता है, बलरामपुर में लगता है, फरुखाबाद में लगता है, बलिया में लगता है? तो देवी पाटन मेला जो है वो बलरामपुर में लगता है। बात करें काम्पील मेले की तो ये फरुखाबाद में लगता है। बटेश्वर के मेले की बात की जाए तो ये आगरा में लगता है। बात करें ददरी मेले की तो ददरी मेला जो है वो बलिया में लगता है। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ था? कानपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, झांसी में हुआ था, या उन्नाव में हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था आपसे यूपी कांस्टेबल 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके लिए मैंने इसको इस क्लास में शामिल किया है। तो आपको ये दिखाने के लिए कि क्वेश्चंस किस तरीके के हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो। तो उनका जो जन्म है वो झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त को हुआ था और 3 अगस्त को 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं तो पंचवटी है, साकेत है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है, द्वापर झंकार है और जय भारत है। इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। ठीक है, ये प्रमुख रचनाएं एक कॉपी पर आप नोट कर लीजिए और रीजनिंग की क्लास भी आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग धैर्य रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजाति में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? वन रावत होगा, थारू होगा, सहरिया होगा कि दुरिया होगा? तो किस जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू। थारू जनजाति जो है जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरे स्थान पे पूछी जाए तो दूसरे स्थान पर भी आप याद रखना बुक्सा जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। सबसे नंबर 1 पे थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश में और दूसरे नंबर पे बुक्सा है। बात करें थारू जनजाति की, ये कुल मिलाकर के 77 उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो ये उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी ये जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं अगला। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी? क्या विवेकानंद द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा की गई, मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1898 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1937 में बना, 1947 में बना, 1950 में बना या 1952 ईस्वी में बना? तो यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, ये हमसे पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं यूनाइटेड प्रोविंस के बारे में और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नामकरण की। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो सबसे पहले क्या था? तो 1836 ईस्वी में इसका नाम, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। इसके बाद 1887 ईस्वी में इसका नाम फिर से बदला गया और इस बार इसका नाम जो था वो उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत रखा गया।
इसके बाद तो 1902 ईस्वी में इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध नाम से इसको जाना गया। इसके बाद 1937 ईस्वी में फिर से इसका नाम बदल करके रखा गया संयुक्त प्रांत, जिसको हम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, तो बात की गई थी इस प्रश्न में, जो कि हमारा आंसर था 1950 ईस्वी में। तो ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी में यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश के नाम पर रख दिया गया था। बात करें प्रथम राज्यपाल की, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल 1950 ईस्वी में श्री होरमस जी फिरोज शाह मोदी जी थे। आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब आरंभ किया गया था? क्या 24 जनवरी 2020 को किया गया, 25 जून 2020 को किया गया, 26 जून 2020 को किया गया, या 27 जुलाई 2020 को किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है, 26 जून 2020 को। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि रोजगार में, जैसे कोविड आया था उस टाइम पर, कोविड के टाइम पर रोजगार था उसका सृजन करना था, इसका प्रमुख उद्देश्य था। यूपी रोजगार अभियान के अंतर्गत 31 जिलों को यूपी के चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ की थी, गोरखपुर की थी, प्रयागराज की थी, कानपुर की थी? प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न एग्जाम में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये कुल मिलाकर के 59,54,391 यहाँ की जनसंख्या है। तो ये प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, बात करें सबसे छोटे जिले की, जैसे कि इस प्रश्न में हमसे सबसे बड़ा जिला पूछ लिया गया। जरूरी तो है नहीं कि सबसे बड़ा जिला ही हमसे पूछा जाए। सबसे छोटा जिला जो है वो महोबा है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 8,75,968। ठीक है, 8,75,968 ये महोबा की जनसंख्या थी और 59,54,391 ये प्रयागराज की जनसंख्या है। सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला ये जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल में आप बता दीजिएगा लखीमपुर सबसे बड़ा है। ठीक है, और हापुड़ जो है वो सबसे छोटा जिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी? ठीक है, तो क्या पहला ऑप्शन होगा 70.69, 71.69, 76.68 या 72.89? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 67.68, मतलब 67.68% की साक्षरता दर थी। और साक्षरता दर होती है पढ़े लिखे लोगों की संख्या को दिखाता है। ठीक है, इतना ही जो है पढ़े लिखे लोगों की दर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बात करें कि केवल उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश की ये हो जाए। इसी में क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष साक्षरता दर मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ 77.28%। ये है पुरुष की, इसमें मैं मेल लिख दे रहा हूँ। और फीमेल की अगर पूछी जाएगी तो आप लोग जवाब देंगे 57.18% की फीमेल की साक्षरता दर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बात करें भारत की साक्षरता दर की, 74.04% ये भारत की साक्षरता दर है। ठीक है ना, आई होप ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? तो वो कहाँ पर है, किस शहर में ये पूछा जा रहा है? वाराणसी में, कानपुर नगर में, लखनऊ में है कि मेरठ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जिसकी कुल लागत थी 1800 करोड़ रुपए की। ठीक है,
इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया? वाराणसी में किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्या मेरठ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है या गोरखपुर में है? तो आप सभी को आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो है वो वाराणसी में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक और टॉपिक की, कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटियों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछा गया। तो क्या 12 है, 8 होंगी, 15 होंगी या 10 होंगी? तो आप सभी को आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब 10। उत्तर प्रदेश में कुल स्मार्ट सिटी की संख्या कितनी है? 10 है। इसमें 7 शहरों को और शामिल किया गया है। आगे जानते हैं, इसी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए इंडिया स्मार्ट सिटी कंटेस्ट के स्टेट अवार्ड कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो उत्तर प्रदेश का इसमें पहला स्थान था, फर्स्ट पोजीशन पर उत्तर प्रदेश था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? क्या मणिपुर में किया गया, हरियाणा में किया गया, राजस्थान में किया गया या उत्तर प्रदेश में किया गया? तो अमृत सरोवर की बात की जा रही है और भारत के प्रथम अमृत सरोवर की बात की जा रही है, तो इसका उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश से। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और इसका उद्घाटन कब किया गया? 13 मई 2022 को किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्या ताकेश्वरी सिन्हा थी, सुचेता कृपलानी थी, मायावती जी थी या लक्ष्मीबाई पंडित थी? तो आप सभी को आंसर बताना है, बहुत ही आसान और बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछी गई है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे तो सुचेता कृपलानी जी को टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय महिला सीएम कौन थी, मतलब द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तब जाकर के आंसर हो जाएगा मायावती, ठीक है। लेकिन पहली पूछी जाए सुचेता कृपलानी जी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल मौजूद है? क्या 18 है, 16 है, 20 है या 22 है? तो आप सभी को पता भी होगा कि प्रशासनिक मंडल उत्तर प्रदेश में कितने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 कुल प्रशासनिक मंडल हैं। बात करते हैं सबसे बड़े की और सबसे छोटे की। तो सबसे बड़े के लिए आप याद रखिएगा कमल, कमल एक शब्द याद रखिएगा, या फिर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? कमल की सरकार। का से याद रखिएगा कानपुर, माँ से याद रखिएगा मेरठ, और ला से याद रखिएगा लखनऊ। इन तीनों में 6 जिले या जनपद मौजूद हैं, ठीक है। तो कमल मतलब सबसे बड़े मंडल। बात करते हैं सबसे छोटे मंडलों की। तो सबसे छोटे मंडल बस्ती है, ठीक है, याद रखिएगा बस्ती है। दूसरा सहारनपुर है, ठीक। तीसरा आपका झांसी है, मिर्जापुर है और आपका आजमगढ़ है। कुल मिलाकर के जो 5 आपके मंडल हैं, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? क्या आगरा में है, बरेली में है, लखनऊ में है, कानपुर में है? वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरीके की कंटेंट वीडियो आपको प्रोवाइड होती हैं, और आने वाले एग्जाम में आपको ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरेली। बरेली जो है वो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यहाँ पर मौजूद है। बरेली में भी अगर पूछा जाए तो कहाँ पर? तो इज्जत नगर में स्थित है। इसकी स्थापना बात की जाए तो 1979 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अगला, कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा?
क्या वृंदावन में है, वाराणसी में है, सारनाथ में है या चित्रकूट में है? तो आप सभी को आंसर देना है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन इसका राइट आंसर होगा। वृंदावन में 11 मंजिल पागल बाबा मंदिर मौजूद है। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया, ये पूछा जा सकता है। तो ये वहाँ के बाबा जो थे, जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है पागल बाबा के नाम से, तो उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वृंदावन कहाँ पर है? तो वृंदावन मथुरा में है। ये सभी को आपको पता ही होगा। और मथुरा जो है वो शहर किस नदी पर बसा है? तो ये यमुना नदी पर बसा हुआ है। यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि मथुरा नगरी किस भगवान की नगरी है? बताएंगे कृष्ण जी की। आगे बढ़ते हैं। इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या आपको बतानी है। क्या 5 होगी, 6 होगी, 4 होगी या फिर 3 होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 6, मतलब 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अब ये कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। तो जो पहला विश्वविद्यालय खुला था वो इलाहाबाद में खुला था सन 1887 ईस्वी में। ठीक है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से। दूसरे की बात की जाए तो दूसरा याद रखिएगा, काशी में खुला था 1916 ईस्वी में। ठीक है, वाराणसी में किस नाम से खुला था? काशी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से खुला था। बात करें तीसरे विश्वविद्यालय की, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो तीसरा खुला था 1920 ईस्वी में। इसका नाम जो था अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय था। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसका निर्माण 1989 ईस्वी में किया गया। इसके बाद 2014 में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय पड़ा। और बात करते हैं अंतिम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, वो अभी 2017 में बना, जिसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय रखा गया। तो ये थे केंद्रीय विश्वविद्यालय। आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्लास में बताए गए सारे क्वेश्चंस और उसमें बताए गए सारे पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर, चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय